जय हिंद दोस्तों। अब अपने वादे के अनुसार हम क्लास 9th के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन एंड मैथ का कल रात लाइव 7 बजे से क्लास लेंगे, जिसमें मैथ का टोटल जो वार्म अप टेस्ट का क्वेश्चन है वह टोटल कंप्लीट करवाएंगे यूट्यूब पर फ्री क्लासेस, लाइव क्लासेस लेंगे मैथ का, और अन्य सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर प्रत्येक दिन हम इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, ताकि 9 क्लास के बच्चों को तैयारी करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े और वह आसानी से अपना तैयारी कंप्लीट रखें। अब आज हम अगला जो है फर्स्ट चैप्टर का हम एमसीक्यू क्वेश्चन करवा चुके हैं, जो आगे वीडियो में मिल जाएगा। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन खोल के आगे आप देख सकते हैं। और आज हम चैप्टर 2 हिस्ट्री चैप्टर 2 के देखने वाले हैं कि एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन की ओर यदि हम आगे बढ़े तो देखते हैं कि यूरोप के अतिवादी किसके विरोधी थे। अतिवादी अर्थात यूरोप के जो अधिकांश जनसंख्या था वह जनसंख्या किसके विरोधी थे, वह किन लोगों के विरोध कर रहे थे। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन है, पहला है निजी संपत्ति को, निजी संपत्ति के केंद्रीकरण के, महिलाओं के मताधिकार देने के लिए, या बहुमत जनसंख्या की सरकार को। अब इस जो 4 ऑप्शन है तो इसका जो सही उत्तर होगा वह निजी संपत्ति के विरोध कर रहे थे, क्योंकि वहाँ के जितने भी फर्स्ट स्टेज के लोग, सेकेंड स्टेज के लोग, और थोड़ा था फर्स्ट स्टेज में जो आते थे पादरी वर्ग, दूसरा स्टेज में आते थे कुलीन वर्ग, और तीसरा में आते थे निम्न वर्ग। तो ये जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था, परंतु निम्न वर्ग के सभी प्रकार के करों को थोप दिया जाता था। इसलिए जो वहाँ अत्यधिक जनसंख्या थी वह निम्न वर्ग के लोगों का था, और वह निजी संपत्ति का विरोध कर रहे थे, क्योंकि यूरोप में निजी संपत्ति अर्थात एक ही व्यक्ति या पादरी एवं कुलीन वर्ग के लोगों के पास पूरे फ्रांस के संपत्ति का लगभग 90% हिस्सा उन लोगों के पास था। इसलिए वहाँ के अधिकांश जनसंख्या वाले लोग निजी संपत्ति का विरोध कर रहा था। किसका, कौन संपत्ति का विरोध कर रहा था बाबू? निजी संपत्ति का विरोध कर रहे थे। जो दूसरा क्वेश्चन है, आगे हम चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति को सब जानता है कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को हुआ था। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को हुआ था। 1789 ईस्वी को हुआ था। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को हुई थी। 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई थी। आगे यदि हम देखें कि कब रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। तो रूस के सत्ता पर कब समाजवादियों ने कब्जा कर लिया? तो आगे हम चलते हैं। रूस के सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। तो रूस के सत्ता पर जो है समाजवादियों ने अक्टूबर 1917 में जो क्रांति हुई थी, अक्टूबर 1917 के क्रांति में, उस क्रांति के दौरान ही पूरी तरह से शासन व्यवस्था जो रूस का है वह समाजवादियों के हाथ में, अर्थात जो समाज के प्रति जो निजीकरण को विरोध कर रहे थे वह उसके हाथों में सत्ता चली गई। अर्थात यह युद्ध जो हुआ था यह 1917 में हुआ था। अक्टूबर के क्रांति के नाम से इसे हम जानते हैं, जो अक्टूबर 1917 में यह क्रांति हुई थी। इसके बाद वह सत्ता था समाजवादियों के हाथ में चली गई। इसका सही जवाब हो जाएगा अक्टूबर 1917। अक्टूबर 1917 ऑप्शन नंबर ए। अगला बात है लिब्रा क्या था। तो लिब्रा बाबू फ्रांस का एक मुद्रा था। जिस प्रकार से हम लोग भारत में मुद्रा रुपये चलता है, ठीक उसी प्रकार से फ्रांस का मुद्रा का नाम जो है वह लिब्रा है। तो फ्रांस का क्या है वह, वो मुद्रा, फ्रांस का मुद्रा अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम चलें तो अगला क्वेश्चन की ओर यदि हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के पीछे राष्ट्रवादियों की क्या अवधारणाएं थी। तो अवधारणाएं क्या थी क्रांतिकारियों के पीछे? तो इसका जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में दे, वे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे। तो यह ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि राष्ट्र का स्थापना तो हो चुका था। रूस अर्थात उस समय रूस यूएसएसआर था, क्योंकि रूस यूएसएसआर था उसमें
15 देश और शामिल थे जो आगे चल के 1991 में टूट गया था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? उस पहला दिया गया राष्ट्र का स्थापना करना चाहते थे, वे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान कराना चाहते थे, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सबसे पहला बात है कि वे लोग अपना राष्ट्र का स्थापना करने के साथ साथ दूसरा बात जो है, वे अपने राष्ट्र में जो चल रहे भेदभाव, जैसे कि बाबू पादरी लोगों को ना कर देना पड़ता था, किसी प्रकार का कर नहीं चुकाना पड़ता था, वह सबसे उच्च वर्ग के लोग थे। उसके पास संपत्ति का लगभग 90% पादरी एवं कुलीन वर्गों के पास था, और बाकी बात 10% में पूरी तरह से निम्न वर्ग के थे, जो निम्न वर्गों की संख्या सबसे अधिक था। इसलिए वे लोग समानता का अधिकार को चाहते थे, क्योंकि इन दोनों के बीच में काफ़ी भेदभाव होती थी। इसलिए इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन ए और बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन ए और बी सही जवाब होगा। कि वे क्या कर रहे थे? वे समान अधिकार के लिए लड़ रहे थे। दूसरा था वह एक राष्ट्र का स्थापना करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन जो है बाबू, जार किस देश का शासक था? तो जार किस देश का शासक था? तो जार रूस का, इसका पूरा नाम है जार निकोलिय द्वितीय। किस देश का शासक था? तो जार निकोलिय द्वितीय रूस का शासक था। किस देश का शासक था बाबू? रूस का। किसका था? रूस का शासक था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि आज हम स्पीड से चलेंगे, क्वेश्चन मेरे पास ज़्यादा है, 80 क्वेश्चन करीब है, तो इसलिए यदि हम ज़्यादा देरी तक समझाते रहें तो इस समय अधिक लग सकती है, वीडियो लंबा हो सकता है, इसी कारण हम स्पीड से देखते हैं। 19वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप में औद्योगिकरण के कारण समाज के सामने निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था? अब उसमें 19वीं सदी में जब औद्योगिकरण पूरी तरह से चरम उत्कर्ष अर्थात औद्योगिकरण चल रही थी, तो उसमें इसका कौन था बड़ा मुद्दा नहीं था? तो सबसे पहला इसका जो दिया है, काम के ज़्यादा घंटा और कम वेतन, बेरोजगारी या प्राथमिक शिक्षा। तो उस समय का जो था, काम में तो ज़्यादा घंटा चलता ही था, औद्योगिकरण लग रहा था, मजदूरों को एक पाली की जगह 2 पाली भी काम करवाया जा रहा था, और लगातार 4-4 पालियाँ काम होती थी। बेरोजगारी तो चरम सीमा पर था, पूरी तरह से रूस में बेरोजगारी ही था, मतलब दूसरा बात आता है प्राथमिक शिक्षा, तो उस समय लोगों के पास शिक्षा नहीं थी। आवास एवं जल निकासी उसका निर्माण कर दिया गया था, क्योंकि जहाँ मजदूर जनसंख्या रहेगी, स्वाभाविक सी बात है उसे रहने के लिए घर चाहिए। तो इन सभी तीनों चीज़ों की आवश्यकता था, केवल इसका नहीं था, प्राथमिक शिक्षा का। तो इसलिए इसका जवाब, सही जवाब जो होगा प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक शिक्षा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किस शासक का शासन था? तो जस्ट इस बात तो शुरू से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किस शासक का था। तो वह शासक जो है वह है लुई 16वां। वह क्या है बाबू? लुई 16वां। जिसमें फ्रांसीसी क्रांति था उसमें फ्रांस का शासक लुई 16वां था, क्योंकि लुई 16वां जो है 1774 ईस्वी में ही राजगद्दी पर बैठ गया था। वह जिसमें राजगद्दी पर बैठा था उस समय इसका उम्र मात्र 20 साल का था। इसकी पत्नी का नाम मेरी एंटोइनेट थी। मेरी एंटो जो ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी, उसके साथ लुई 16वां का शादी हुआ था, और 1974 में, और फ्रांसीसी क्रांति 1989 में हुआ। अर्थात फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था बाबू? लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां। चलो इसका जवाब याद रखना कि फ्रांस के क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था बाबू? लुई 16वां। आगे यदि हम देखते हैं क्वेश्चन, रूस में राजस्थानीय शासक का अंत कब हुआ? अस्थाई शासकों का अंत कब हुआ, कि वहाँ के जो अस्थाई शासक लोग थे उसका अंत कब हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा बाबू, इसका सही जवाब है फरवरी 1917 में। फरवरी 1917 के बाद राजस्थानीय शासकों का जो क्षेत्र बा क्षेत्र, अर्थात एक प्रकार से बोल सके तो यह जमींदारी प्रथा जो था वो इस प्रकार से, जो छोटे छोटे भूभाग पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता था, यह पूर्णतः फरवरी 1917 ईस्वी में समाप्त हो गया। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 1917 में। इसका सही जवाब होगा फरवरी 1917 में, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। स्टेट से आप क्या अभिप्राय है?
स्टेट से क्या अभिप्राय है? तो स्टेट अलग अलग राज्यों को स्टेट कहा जाता था, बिल्कुल गलत जवाब। धार्मिक केंद्रों को स्टेट कहा जाता था, एकदम गलत गलत जवाब। सीधे राज्य को दिए जाने वाले कर था, नहीं, सीधे दिए जाने वाले कर को टैल बोलते थे। धार्मिक कर को जो दिया जाता था वही सीधा कर दिया जाता था, जिसे टैल कहते थे। फ्रांस का सामाजिक वर्ग विभाजन, एकदम सही जवाब। इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बाबू डी। क्या होगा? डी। कि फ्रांस को सामाजिक वर्ग में बांटा गया था, उसी को हम बोलते हैं स्टेट। तो फ्रांस को कितने स्टेजों में बांटा गया था बाबू? तो फ्रांस को मुख्य रूप से 3 स्टेट में बांटा गया था, प्रथम स्टेट, दूसरे स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन लोग रहते थे बाबू? तो प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग रहा करते थे, जिसका चर्चों पर पूर्ण रूप से अधिकार था। दूसरे स्टेट में कुलीन लोग रहते थे, जिसको पूरी तरह से संपत्ति अर्थात वहाँ के भूभागों पर पूर्ण रूप से अधिकार था। तो इस प्रकार से उसका जो सामाजिक विभाजन था उसी को हम स्टेट बोलते हैं। क्या, किसको बोलते हैं? सामाजिक विभाजन को। तो इसका सही जवाब क्या है? सामाजिक विभाजन। फ्रांस के सामाजिक विभाजन को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। फ्रांस के सामाजिक विभाजन को ही स्टेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर होगा डी। डी इसका सही जवाब होगा। अगला बात आता है, अक्टूबर 1917 से पहले रूस का शासक कौन था? तो अक्टूबर 1917 से पहले रूस का शासक कौन था? तो रूस का शासक उस समय जार निकोलियस द्वित था। 1917 से पहले शासक कौन हुआ था वहाँ का? जार निकोलियस द्वित। तो देखो, जार निकोलियस द्वित ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है? 2 में, 3, डी में लास्ट ऑप्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। द्वितीय स्टेट में कौन शामिल थे? तो द्वितीय स्टेट में बार बार बता रहे हैं बाबू, फ्रांस को 3 वर्गों में बांटा गया था, 3 स्टेटों में। प्रथम में पादरी, दूसरा में कुलीन था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन को यदि हम देखें तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 19वीं सदी में यूरोप के रूढ़िवादियों के विचार में क्या परिवर्तन आया? तो रूढ़िवादी के विचारों में क्या परिवर्तन आया? तो इसके विचार में देखते हैं। पहला क्या है? कातियान लड़ाई जाए, ही गलत बात है। संपत्ति का बंटवारा समान हो, महिलाओं के संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाए, समाज व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन लाया जाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि वे जो 19वीं सदी में यूरोप में रूढ़िवादी का विचारधारा था, वह सामाजिक में धीरे धीरे अर्थात वह बदलाव को धीरे गति से चाहता था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी, कि वे समाज को धीरे धीरे बदलाव चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जो है, तृतीय स्टेज में इनमें से कौन वर्ग शामिल थे? तो तृतीय स्टेज में जो लोग शामिल थे वे वे थे किसान वर्ग। किसान अर्थात किसान भी उस समय निम्न वर्ग में आया करता था। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर होगा 3, सी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलो अब आगे हम चलते हैं। अगला है, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो इसका जो सही जवाब होगा ए नंबर, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था व्लादिमीर लेनिन। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन में दिया है लेनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन। इसका पूरा नाम क्या था बाबू? तो व्लादिमीर लेनिन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला हम चलते हैं, पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल थे? तो पादरी जो थे प्रथम स्टेट के लोग शामिल थे। यह मुख्य रूप से चर्चों पर इसका अधिकार था। यह एक प्रकार के धार्मिक कर भी लिया करते थे, जिसका नाम बाबू टाइद था, टाइद। तो यह कौन स्टेज में आएगा बाबू? तो प्रथम स्टेज में आएगा। अगला बात आता है,
19वीं सदी के पूर्वाधार के रूसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक परिवर्तन सत्य नहीं है? कौन सा आर्थिक परिवर्तन जो 19वीं सदी में हुआ था जो यूरोप के लिए सत्य नहीं है? तो उसके बारे में यदि हम देखें तो निम्नलिखित शहरों की बढ़ोतरी निम्नलिखित अच्छा नए शहरों की बढ़ोतरी, नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, वायु मार्ग का विस्तार या औद्योगिक क्रांति। तो इसका जो सही जवाब होगा बाबू सी नंबर, वायु मार्ग, क्योंकि उस समय वायु मार्ग की कोई स्थान नहीं थी। उस समय लोग वायु मार्ग उस प्रकार से डेवलप नहीं हुआ था। समुद्री से लोग व्यापार करते थे, इंटरनेशनल व्यापार, एक स्थान से दूसरे स्थान, तथा शहरों की लगातार विकास हो रही थी। वायु मार्ग की कोई विकास नहीं हुआ था। इसका इसलिए सही जवाब जो होगा यह होगा वायु मार्ग, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, किसका ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू? तो आगे हम क्वेश्चन को दिखा देते हैं फिर से एक बार। 19वीं सदी 17 का ऑप्शन नंबर सी। अगला बात आता है फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसान थे? तो फ्रांस में हम बाबू सबसे अधिक जनसंख्या जो था निम्न वर्ग का था, और वे निम्न वर्ग के लोग क्या करते थे, दूसरे के ज़मीन में जाके खेती बाड़ी किया करते थे। तो इसलिए उस समय सबसे अधिक जो जनसंख्या था किसानों का था, वह कितना प्रतिशत था? लगभग 90%। ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन जो है, रूस में अक्टूबर 1917 की क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? कौन सी तारीख तय किया गया था कि अक्टूबर की क्रांति हो? यहाँ अक्टूबर, सॉरी हम गलती लिखे हैं। तो वह कौन तारीख थी, इसको हम देखते हैं। यह था 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को अक्टूबर क्रांति के लिए जो तारीख चुनी गई थी वह कितना अक्टूबर था बाबू? 24 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर 1917। 24 अक्टूबर 1917 को। अगला बात हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। 20 में लिखा है इसमें से किसे राज्य को दिए जाने वाला कर देने का छूट था? अर्थात किस वर्ग को राज्य में दिए जाने वाले करों का छूट था? तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। देखो इसका 20 का आंसर क्या होता है। सबसे पहले हम ऑप्शन को एक बार एक नज़र दे लें। ऑप्शन में है पादरी लोगों का, दूसरा ऑप्शन में है बड़े व्यवसाय को, वकीलों के, छोटे किसानों का। तो इसमें से किस वर्ग का था बाबू? तो हम बता रहे हैं बार बार कि प्रथम और सेकंड वर्गों को कर देने से छूट था। तो प्रथम और सेकंड का मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए में क्या है? पादरी वर्ग। ऑप्शन नंबर ए में क्या है बाबू? पादरी वर्ग। आगे हम चलें, आगे देखते हैं। आगे चलते हैं। 21 में रूस में 1917 में सैनिक क्रांति समिति नेता किसे बनाया गया? तो 19 में सैनिक क्रांतिकारी समिति नेता किसे बनाया गया? तो इस बात को हम देखते हैं 21 में। तो यह था ट्रेस्टकी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब क्या होगा कि ट्रांस्की को बनाया गया था, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा बाबू 21 का। आगे चलते हैं हम 22वां क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को एक बार फिर से बता दिया जाता है कि A1M के स्टडी सेंटर में 9th 10th 11th 12th के सभी सब्जेक्टों का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। इसमें लाइव क्लास भी चलेगी। आज रात शाम से लाइव क्लास चलेगी। अगला बात हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें से कौन प्रत्यक्ष कर देते थे? इसमें से कौन प्रत्यक्ष कर होता था? तो प्रत्यक्ष कर बाबू जो धार्मिक कर दिया जाता था वह प्रत्यक्ष कर होता था। तो धार्मिक कर दिया कौन सी जाता था? धार्मिक कर का नाम क्या था? देखो ऑप्शन में कितना प्रकार के कर दिया गया है। टाइल, लिब्रा, स्टेट। अब देखो इसमें तो साफ पता चल रहा है स्टेट उसका समाज का विभाजन था, लिब्रा उसका मुद्रा था। तो ये दो में से एक है। कौन है? दो में से एक है। तो इसका सही जवाब जो होगा, जो धार्मिक कर दिया जाता था, जो प्रत्यक्ष कर दिया जाता था, वह टाइल था। क्या था? टाइल। तो टाइल ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है? बी में। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर सही जवाब। आगे हम चलते हैं। तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है। लेनिन ने अपनी अप्रैल
थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उन्हें निम्न में से कौन सी शामिल नहीं किया गया। अब जो लेनिन द्वारा एक अप्रैल थीसिस दिया गया था जिसमें वह अपने कुछ मांगों को दिखाया था, उसमें से कौन से मांग को नहीं मंजूरी दिया गया या नहीं रखी गई, उस मांग के बारे में जानेंगे। तो पहला क्या युद्ध समाप्त कर दिया जाए, उद्योगों को मजदूरों के हवाले कर दिया जाए, ज़मीन किसानों के हवाले कर दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। तो इसमें से जो 23 नंबर का आंसर होगा बाबू, यह ऑप्शन होगा बी, उद्योगों को मजदूरों के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि उसका अप्रैल थीसिस में सबसे पहला यही डिमांड था कि युद्ध जो वहाँ चल रहा है उस युद्ध को रोक दिया जाए। दूसरा मांग था किसानों को ज़मीन किसानों के हवाले कर दिया जाए। तीसरा मांग था कि वहाँ रूस के जितने भी बैंक हैं उस बैंकों को राष्ट्रीयकरण घोषित कर जाए। ये बात नहीं कही गई थी अप्रैल थीसिस में क्या कि उद्योग को मजदूरों के हवाले कर दिया जाए, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सी होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आगे हम चलते हैं अगला 24 नंबर क्वेश्चन में, इनमें से कौन चर्च द्वारा लिए जाने वाला धार्मिक कर था। तो चर्च द्वारा जो भी हम कर बताएं तो वह कर कौन सी था बाबू, टाइल कौन कर था बाबू, टाइल। जो चर्च में धार्मिक, और यह कैसा कर था, तो प्रत्यक्ष कर था, सीधा कर को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो यह प्रत्यक्ष कर, हम लोग जो कर अदा करते हैं तो कुछ करें प्रत्यक्ष चुकाते हैं, कुछ कर अप्रत्यक्ष रूप से चुकाते हैं। जैसे हमें जीएसटी हो गया, यदि हम हर 1 रुपया का भी सामान खरीदते हैं तो उसमें जीएसटी देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से धार्मिक रूप से जो कर लिया जाता था वह प्रत्यक्ष कर था, उसे डायरेक्ट लिया जाता था। इस प्रकार से अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। तो टाइल कैसा कर था बाबू, प्रत्यक्ष कर था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन मिखाइल गोर्बाचेव के शासनकाल के समय 1991 ईस्वी में इसका विघटन हुआ था। यह 1991 ईस्वी में 15 भागों में टूटा। जो पहले इसका नाम यूएसएसआर सोवियत संघ हुआ करता था, तो जो इसका अपना हिस्सा बचा उसका नाम क्या हो गया, रूस। उससे पहले इसका नाम क्या था, सोवियत संघ, जिसे हम लोग यूएसएसआर कहते हैं। आज वर्तमान समय में जो यूक्रेन से युद्ध चल रहा है ये भी किसका हिस्सा था, तो रूस का हिस्सा था। यूक्रेन हो गया, बेलारूस होगा, माल्डोवा हो गया, जार्जिया, आर्मेनिया, ये सब जब तमाम जो देश उसके अगल बगल नक्शा में थे, इसे कभी हम क्लास जब पढ़ाते हैं तो उसमें कंप्लीट सब बताते हैं। तो वह कब टूटा था, मिखाइल गोर्बाचेव के शासनकाल समय 1991 ईस्वी में यह पूरी तरह से विघटन हो गया था। कौन, यूएसएसआर। ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, बी इसका सही जवाब होगा। अगला बात है, समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे। समाजवादी लोग सभी बुराइयों का जड़ किसे मानते थे। तो समाजवादी लोग चाहते थे कि यहाँ की पूरी संपत्ति को समाजीकरण कर दिया जाए, इसलिए वह पूरी बुराइयों का जड़ मानते थे निजी संपत्ति को। किसको मानते थे, निजी संपत्ति को, अर्थात इस निजी संपत्ति ऑप्शन नंबर कितना में है बाबू, सी में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, निजी संपत्ति। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट की रचनाकार कौन थे। टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट की रचनाकार कौन थे। तो इसका रचनाकार थे जॉन लॉक। तो जॉन लॉक, यहाँ पूरा तो नाम दिया नहीं है जॉन लॉक का, क्या दिया है, लॉक। तो ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, सी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कब रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। तो रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कब की। तो यह कब्जा की अक्टूबर की क्रांति में, अक्टूबर 1917 में, अर्थात अक्टूबर की क्रांति में। इस क्रांति को हम अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो अक्टूबर 1917 की क्रांति जब हुई थी तो उस समय समाजवादियों ने सत्ता अपने हाथों में ले लिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सही जवाब। आगे हम चलते हैं, द स्पेसिस ऑफ द लॉज के लेखक कौन थे। द स्पेसिस ऑफ द लॉज के लेखक कौन थे। तो द स्पेसिस ऑफ द लॉज का जो लेखक थे बाबू, इसका लेखक थे मोंतेस्क्यू। तो मोंतेस्क्यू था बाबू।
कौन था बाबू? मोंतेस्क्यू। तो मोंतेस्क्यू ऑप्शन कहाँ दिया गया है? अच्छा, एक मिनट क्वेश्चन ऊपर हो गया। मोंतेस्क्यू ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में मोंतेस्क्यू। इसका 29 का ऑप्शन कितना होगा बाबू? सी। आगे हम चलते हैं 30 की ओर। 30 अक्टूबर 1917 से पहले रूस का शासक कौन था? तो 1917 से पहले रूस का शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अभी तो कुछ देर पहले यही क्वेश्चन था। तो कौन था? जार निकोलियस द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी है, जार निकोलियस द्वितीय। निकेता नहीं, जार निकोलियस द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया? तो नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ था? जो तृतीय स्टेट के लोगों ने किया था। तो इसका सही जवाब होगा 1789 ईस्वी को किया गया था। 1789 को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन हम चलते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या था? तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या था? तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेत्रोग्रास था, जिसे बदलकर बाद में सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया था। तो क्या था? पेत्रोग्राद। ऑप्शन नंबर ए पेत्रोग्राद। अगला क्वेश्चन को यदि हम देखें क्वेश्चन नंबर 33 को। तो 33 में क्या है? रूस में 1917 में सैनिक क्रांति समिति का नेता किसे बनाया गया? तो सैनिक क्रांति का नेता किसे बनाया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा बाबू, ट्रेटस्की को, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को बनाया गया था, अर्थात ट्रांस्टिकी को। अगला क्वेश्चन है बाबू, सम्राट के शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बनाया गया? तो फ्रांस में संविधान कब बनाया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा बी नंबर, अर्थात इसका सही जवाब है 1791 ईस्वी में फ्रांस का कुछ संविधान को बनाया गया था। सम्राट के शक्तियों को फ्रांस का संविधान कब बनाया गया था? तो 1791 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी। रॉबर्ट ओवेन समाजवादी था। कहाँ का समाजवादी था रॉबर्ट ओवेन? तो रॉबर्ट ओवेन समाजवादी था सी, अर्थात अंग्रेज का। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का था? अंग्रेज का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का समाजवादी था? तो ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अंग्रेजों का, अंग्रेज अर्थात ब्रिटिश का था। अगला बात जो क्वेश्चन है, रूसी आबादी के बड़े हिस्से की आबादी के मुख्य स्रोत का नाम लिखें। तो बड़े हिस्से के लोग क्या करते थे? जो रूस में सबसे बड़ी संख्या था वह निम्न वर्ग का था। निम्न वर्ग क्या किया करते थे? दूसरे के जमीन अर्थात पर खेती किया करते थे। तो इसलिए इसमें इसका सही जवाब जो होगा बाबू, खेती बाड़ी। तो रूस का सबसे बड़ा हिस्सा के लोग क्या करते थे? खेती बाड़ी किया करते थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। एक मिनट, ऑप्शन नंबर काहे नहीं लिया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हम चलें, फ्रांस गणराज्य कब बना? तो फ्रांस गणराज्य कब बना? तो फ्रांस गणराज्य 1793 में बना था। 1793 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1793। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो फ्रांस गणराज्य बन गया था, अर्थात गणतंत्र बन गया। अगला बात आता है, रूस में गृह युद्ध के दौरान किस शक्तियों ने रेड्स का विरोध किया?
किन शक्तियों ने विरोध किया था? गृह युद्ध का किन शक्तियों ने विरोध किया था? रूस में। तक रूस में जो गृह युद्ध हो रहा था उसका विरोध किया था ग्रीन और वाइट दोनों ने। कौन शक्ति थे? ग्रीन और वाइट शक्तियाँ दोनों ने इसका विरोध किया था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है बाबू, फ्रांसीसी समाजवादी कौन सा था? तो फ्रांसीसी समाजवादी कौन सा था? तो फ्रांसीसी समाजवादी, जो फ्रांस के समाजवादी विचारधारा के लोग थे, वह कौन थे? तो उसका जो नाम है बाबू 39 नंबर क्वेश्चन में, तो उसका था लुई ब्लांक। लुई ब्लांक, ऑप्शन नंबर डी। अगला बात है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट जो बना 1804 में। नेपोलियन बोनापार्ट पहले फ्रांस का एक सिपाही था, जो 1804 ईस्वी में वह फ्रांस का शासक बन गया। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किस समय में रूस का रेल नेटवर्क फैलाया गया और उद्योग में विदेशी निवेशों भी तेजी से बढ़ा? तो वह कौन समय था जब रूस में पूरी तरह से रेलवे लाइन को फैलाया जा रहा था और उद्योगों में तेजी से विदेशी निवेश हो रही थी, अर्थात बाहरी देश पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे? तो उसका जो सही जवाब होगा उन 1890 के दशक में। 1890 के दशक में, तो 1890 के दशक में, अर्थात ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है? डी में। 1890 के दशक में। अगला क्वेश्चन जो है बाबू, अगला क्वेश्चन है, कब बोल्शेविक ने रूस साम्राज्य पर पुनर्नियंत्रण स्थापित कर लिया? बोल्शेविक ने पुनर्स्थापित कब किया? बोल्शेविक ने रूसी साम्राज्य का पुनः नियंत्रित स्थापित किया। कब किया था पुनः नियंत्रण स्थापित? तो इसका जो सही जवाब होगा जनवरी 1920 में। जनवरी 1920 में कर लिया था। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? किसका? वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? तो वाटरलू की लड़ाई है जो बाबू हुई थी 1815 में। कब हुई थी बाबू? 1815 में। 1815 में, तो इसका सही जवाब होगा 1815, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स कौन थे? यह कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा बाबू, इसका सही जवाब होगा सामंतवादी। ये कौन थे? सामंतवादी थे। सामंतवादी सही जवाब। अगला क्वेश्चन जो है बाबू, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया था? तो इस पार्टी का, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का जो गठन किया गया था वह किया गया था 1898 ईस्वी में। कब किया गया था? 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी था, सी। 1898 ईस्वी में। क्या करें, और 1898 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की ओर, द सोशल कंटेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? द सोशल कंटेंट नामक जो पुस्तक लिखी गई थी उसे लिखा था रूसो ने। किसने लिखा था? तो रूसो ने लिखा था। रूसो ने। किसने लिखा था? रूसो ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है, रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी 1927 से 1932 के बीच। 1927 से 1932 के बीच, अर्थात ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन का जो है, तीसरा स्टेट क्या है? तीसरा स्टेट क्या है नाम से प्रचार पुस्तिका पंपलेट किसने लिखा? तो तीसरा स्टेट के नाम प्रचार का जो पंपलेट छपा गया था उसे किसने लिखा था? तो उसे लिखा था ओवेसिये ने। ओवेसिये, अर्थात ऑप्शन नंबर बी के में लिखा गया है ओवेसिये। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें तो समाजवाद का
मानना है। समाजवाद क्या मानते थे, तो उसके बारे में हम देखेंगे। समाजवाद का जो मानना था वह क्या सारी संपत्ति पूंजीवादियों का अधिकार होना चाहिए, सारी संपत्ति पर समाज राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, सारा मुनाफा उद्योगपतियों के मिलना चाहिए या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 50वां क्वेश्चन है, रूसी शासक जार निकोलियस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया। तो जार निकोलियस द्वितीय ने त्याग पत्र दिया था, त्याग पत्र कब दिया, तो उन्होंने त्याग पत्र मार्च 1917 ईस्वी में जार निकोलियस द्वितीय ने दिया था। जार निकोलियस 2 मार्च 1917 ईस्वी को। अभी 50 क्वेश्चन रहने देते हैं, अगला जो बच गया लगभग 30 क्वेश्चन, वो 30 क्वेश्चन को हम बाद में करवा देते हैं। आज से शाम को लाइव मैथ तैयारी करवाया जाएगा। आज तो हम इस प्रकार से पढ़ा दिए हैं, फर्स्ट वीडियो था। अगला से हम लाइव EVSST को भी पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे और A1M के स्टडी पर पूरी तरह से क्लास 8, 9th और 10th, 11th, 12th के सभी छात्रों के लिए सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, वो भी लाइव। धन्यवाद। आज 50 क्वेश्चन तक चैप्टर 2 से चलें, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। आगे इस प्रकार से क्वेश्चन हम और करवाएंगे, लगभग एक चैप्टर से 70 से 80 क्वेश्चन करवाएंगे, और ताकि आप लोगों का एग्जाम में किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। अपना तैयारी जोरदार रखें और जो अच्छी तरह से अपना तैयारी करें। धन्यवाद।